गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला अगेन। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए पहले ही तुम लोगों को कहना चाहता हूँ। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अदरवाइज़ जो भी बनाऊँ, मेरा मकसद तुम जानते ही हो कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। जो भी मेरे पास ऊपर वाले ने नॉलेज दी है वो लोगों को पहुँचे और फिर वहाँ से और ज़्यादा फैले। तो तुम लोग मेहरबानी करके ये करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको करो। और अभी चूँकि मैंने बिल्कुल बेसिक्स को ही टेकअप किया है, इसलिए जो स्कूल के लेवल के बच्चे हैं 11वीं 12वीं वगैरह के, उनके लिए ही बड़ी मदद मिल जाएगी। अगर अभी से उनका स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा तो बाद में और मजबूती बढ़ेगी। तो इसलिए इस बात का ज़रा ध्यान रखो कि न सिर्फ ये कि खुद गौर से सुनो बल्कि उसको शेयर भी करो ताकि वो इल्म फैलता जाए। मेरा मकसद वही है। अब आता हूँ मैं वापस रेगुलर बात पे। तुमको याद होगा कि मैंने फेसबुक पर भी डाला था यह, और तुम लोगों से बात की थी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या समझते हो क्या चीज़ है। उसके बाद एक मैंने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ऑफ कोर्स डीसी सर्किट से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं ज़्यादातर, मैंने दिया था और कहा था कि इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बनाओ और ये भी बताओ कि ये इक्विवेलेंट है या आइडेंटिकल है, फ़र्क समझते हो कि नहीं। तो तुम लोगों के जवाब बहुत सारे आए हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने समझा है। ज़्यादातर मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों ने ये समझा कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। आइडियल करंट सोर्स का करंट कांस्टेंट होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। शॉर्ट सर्किट के बारे में और ओपन सर्किट के बारे में कुछ ओपिनियन ढीला ढाला सा था, लेकिन ज़्यादातर यही ने कहा कि ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो होता है और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ज़ीरो होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ कहा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात में है कि फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स और ओपन सर्किट में क्या फ़र्क हुआ, आइडियल करंट सोर्स और शॉर्ट सर्किट में क्या फ़र्क हुआ। इस टाइप की चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, तो इसी सिलसिले से मैं अब बात कर रहा हूँ। तो कागज़ कलम लेकर के बैठो, बाज़ाब्ता कागज़ और कलम लेकर के बैठो। तुम जानते हो कि मैं ज़्यादा बोर्ड वोर्ड इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मैं इशारों में बात करता हूँ। आँखों में इशारा हो गया, तो इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। देखो, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहते हैं? तुम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हो ना, बीच में ओरिजिन होता है। तो मान लो कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का है, तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स फॉर ऑल करंट्स। क्या होगा? ओरिजिन के ऊपर जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, 15 वोल्ट के ऊपर होगी, जिसका मतलब यह है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करंट तक वोल्टेज सोर्स का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके क्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट ही रहेगा। समझे? तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम बोल तो रहे हैं कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये आइडियल वोल्टेज सिंक भी है, सोर्स ऑफ पावर भी है और सिंक ऑफ पावर भी है। अब जैसे तुम ये समझो कि तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है,
जब बिजली चली जाती है तो बैटरी पूरे घर को सप्लाई करती है, तो सोर्स होती है। लेकिन वही बैटरी जब लाइट वापस आ जाती है तो चार्ज होने लगती है, उसमें सिंक होती है। लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग उसको कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स ही। अब ज़ाहिर है प्रैक्टिकल बैटरी जो तो प्रैक्टिकल सोर्स होती है, आइडियल नहीं होती है। तो जब ये तुम कर्व ऐसा खींच दिया तो इसका स्लोप क्या रहा, dV/di जो स्लोप हुआ वो ज़ीरो हो गया ना। इसीलिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है कि ज़ीरो है। समझ गए? अब आओ आइडियल करंट सोर्स पे। I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ऑल V। समझ गए? द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वोल्टेजेस। जैसे मान लो कि एक 10 एम्पियर का तुम करंट सोर्स दिखाना चाहते हो, तो एक्सिस की तुमने खींचा, ओरिजिन क्रॉसओवर पॉइंट पे है, उस पे 10 वोल्ट की जो लाइन है वो तुम खींचोगे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, बिल्कुल वर्टिकल 10 एम्पियर्स। तो माइनस इन्फिनिटी वोल्टेज से लेकर के प्लस इन्फिनिटी वोल्टेज तक ये 10 एम्पियर ही रहेगा। ये आइडियल करंट सोर्स। इसका स्लोप क्या हो गया, dV/di इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसीलिए कहा जाता है कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। बात समझ में आएगी? कागज़ पर अगर तुमने नोट कर लिया होगा तो रिटेंशन भी हो जाएगा। अब चलो हम आते हैं ओपन सर्किट की तरफ। ओपन सर्किट I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। तो बता सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक VI पर कैसी होगी? बोलो। I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। तो पूरा का पूरा Y एक्सिस हो गया ना, पूरा का पूरा Y एक्सिस हो गया। I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। अब ज़ाहिर है Y एक्सिस का भी जो स्लोप होगा dV/di के हिसाब से क्या होगा, बोलो? 0 या इन्फिनिटी? I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। क्या तुमको लगता है? I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V। क्या स्लोप है? 0 के इनफाइनाइट। नहीं समझ में आता है? शॉर्ट सर्किट बोलो। शॉर्ट सर्किट क्या है? I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V, या V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I? बोलो। शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है। V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। कैसा कर्वेचर हुआ? ये कर्व कैसा हुआ? V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। क्या हुआ? V इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। नहीं समझ में आया?
एक्स एक्सिस v इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक v इज इक्वल टू 0 रहेगा। टर्मिनल वोल्टेज इसका, आउटपुट वोल्टेज इसका 0 होगा। इसका स्लोप क्या हुआ, बोलो, इसका स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप हुआ 0। और ओपन सर्किट का स्लोप क्या था? ओपन सर्किट का वाई एक्सिस था, क्या स्लोप है? इन्फिनिटी। समझ गए? वाई स्लोप का इन्फिनिटी है स्लोप। तो इसलिए ओपन सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी। और शॉर्ट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0। समझ गया भाई? राइट। तो ये तो हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अब उसके बाद मैंने तुमसे पूछा था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया था, 24 वोल्ट्स का सोर्स था, और उस प्रैक्टिकल सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कि 4 ओम था। तो इसका करंट सोर्स इक्विवेलेंट क्या होगा? ज़्यादातर बच्चों ने सही बनाया, ज़्यादातर बच्चों ने उसको सही बनाया, लेकिन इक्विवेलेंस है कि आइडेंटिकल है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन था लोगों को। वो तो फॉर्मूला पर बना देते हो ना बेटा, फॉर्मूला से बन गया। जो गिवन वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो करंट सोर्स इक्विवेलेंट हो गया। और जो इसका रेजिस्टेंस था उसको पैरेलल में डाल दिया और टर्मिनल के अगेंस्ट आ गए। सवाल टेढ़ा यही था कि ये इक्विवेलेंट है या आइडेंटिकल है। अब इन दोनों का फ़र्क समझो। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि चाहे वो तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स रहा हो, सोर्स वाला सर्किट, या इक्विवेलेंट सर्किट जो तुमने बनाया, उन दोनों में कहीं कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इक्विवेलेंट का मतलब है कि टर्मिनल पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इधर ये था या वो था। तो ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मैं उसकी वजह पर समझाता हूँ तुमको। जो सोर्स हमने तुमको दिया था उसको इमेजिन करो कि वो ओपन सर्किटेड है। जब वो ओपन सर्किटेड है तो उसके टर्मिनल पर जा कर के तुम वोल्टेज देखोगे तो जो सोर्स वोल्टेज है 24 वोल्ट वही नज़र आएगा। ठीक है ना? सही है ना? लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, जो 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया था तुमने, उसमें करंट 0 होगा। समझ गया? उसमें करंट 0 होगा। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर एसोसिएटेड होगा वो भी 0 होगा, इसलिए करंट 0 है। अब उसके इक्विवेलेंट सोर्स, जो करंट सोर्स उन्होंने बनाया था, उस पे आओ। उसको ओपन सर्किट कंडीशन में देखो। उस 4 ओम के रेजिस्टेंस में तुम्हारा सारा का सारा 6 एम्पियर जा रहा है, हाँ या ना? ओपन सर्किट कंडीशन में
तुम्हारा सारा का सारा 6 एम्पियर उस 4 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है। कितना पावर कंजम्पशन हो गया बोलो? आई स्क्वायर आर 6 स्क्वायर इंटू 4, 36 से 144 वाट। और जो ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स था उसमें पावर कंजम्पशन क्या था? 0। तो इंटरनली दोनों तो आइडेंटिकल नहीं हुआ ना, समझ में आ गया? ये बड़ी ख़तरे की चीज़ है बेटा। बहुत से बच्चे बिना सोचे समझे इक्विवेलेंट सोर्स चेंज कर देते हैं इंटरनल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बिल्कुल हानिकारक है, बिल्कुल समझो कि मौत का कुआं है। सिर्फ आप आउटपुट टर्मिनल पे जाइए और देखिए कि ऑब्जर्वर जो वहाँ पर बैठा हुआ होगा उसको इससे मतलब नहीं होगा कि इधर वोल्टेज सोर्स दिखाया जा रहा था या करंट सोर्स दिखाया जा रहा था, उसके लिए वो इक्विवेलेंट है। So equivalence is basically dependent upon the observer who is sitting on the output terminals, not inside anywhere. तुम्हारे पास कागज़ कलम है ना? मेरे पास तो नहीं है, मैं तो भिखमंगा आदमी हूँ। तुम उसमें दोनों के आउटपुट टर्मिनल पे एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा दो, बना लो। लगा दिया। अब जो ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स था उसका जो सर्कुलेटिंग करंट जा रहा है हर जगह, वो कितना हो गया? 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 2 ओम लोड का रेजिस्टेंस। मान लो लोड रेजिस्टेंस है वो 2 ओम। कितना करंट हुआ? 4 एम्पियर हुआ ना भाई? नहीं हुआ भाई? 24 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया ना बेटा, तो 4 + 2 6, 24/6 = 4 एम्पियर्स। तो 4 एम्पियर सर्किट फ्लो कर रहा है। अब जो ऑब्जर्वर आउटपुट टर्मिनल पे बैठा हुआ है उसको अपने लोड के थ्रू 4 एम्पियर करंट नज़र आया है ना? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है उस रेजिस्टर के क्रॉस वो कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट वोल्टेज हुआ, 4 एम्पियर करंट हुआ, टोटल पावर कंजम्पशन क्या हो गया? 32 वाट। भाई तो जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है अपने लोड पर बैठ करके, उसको इसी से ना मतलब भाई कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना क्रॉस वोल्टेज है मेरे, और पावर कंजम्पशन क्या है, तो 32 वाट से कैलकुलेट कर लिया। अब तुम इक्विवेलेंट करंट सोर्स पे आ जाओ। ये बड़ा ट्रिकी मामला होगा, ये मैं तुमको अभी से समझा दूँ। यहाँ पर एक 6 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, और उसके आउटपुट टर्मिनल पर अब तुम एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा रहे हो। अब बोलो 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा? करंट डिवाइडर रूल वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो। याद नहीं है? I1 = R2/R1 + R2 इंटू टोटल I। I2 = उल्टा R1/R1 + R2 इंटू I। तो जो तुम्हारा लोड रेजिस्टर है उसमें कितना करंट हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 4 + 2 मतलब 4/6 इंटू 6, 4/6 ऊपर में इंटू 6, 4 एम्पियर हुआ ना? सेम करंट है ना जो वहाँ वोल्टेज सोर्स को डील कर रहे थे तो तुम्हारे लोड के थ्रू जा रहा था। आ गया ना 4 एम्पियर? अब जब 4 एम्पियर आ ही गया करंट, तो रेजिस्टर तो 2 ही ओम का है, तो वोल्टेज नेचुरली 8 वोल्ट होगा। जब 8 वोल्ट होगा तो पावर कंजम्पशन 8 × 4 32 वाट यहाँ भी हो गया। तो लोड टर्मिनल पे
जो आदमी बैठ गया उसके लिए तो दोनों सोर्स इक्विवेलेंट हो गया ना, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ा। ये है फ़र्क इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में। आइडेंटिकल में हर चीज़ सेम होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने देखा कि जब तुमने ओपन सर्किट कंडीशन में इन्वेस्टिगेट किया तो एक जगह तो करंट 0 निकला इंटरनल रेजिस्टेंस में और दूसरी जगह पूरा का पूरा 6 एम्पियर निकला इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसलिए ये दोनों सोर्सेस एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं तुमको बता रहा था करंट डिवाइडर रूल, मैंने देखा कि कई बच्चे इसमें भी बेहद कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कि जो करंट सोर्स इक्विवेलेंट था उसमें क्या था, 6 एम्पियर का एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में 4 ओम का रजिस्टर है। उसके आउटपुट टर्मिनल को तुम शॉर्ट सर्किट कर दो और मुझे बताओ कि शॉर्ट सर्किट पाथ में कितना करंट होगा, कितना होगा, बोलो। शॉर्ट सर्किट पाथ में कितना करंट होगा, नहीं समझ आता है। 4/4 + 0, 4/4 इंटू 6 एम्पियर, पूरा का पूरा 6 एम्पियर शॉर्ट सर्किट में जा रहा है ना। कॉमन लॉजिक बताती है ना कि शॉर्ट सर्किट सारा करंट को ड्रॉ कर लेता है। जो बेचारा इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में बैठा हुआ था वो देखता ही रहा कि हाय मेरा करंट कहाँ चला गया, मालूम है कि सब शॉर्ट सर्किट खा गया, चूस गया। अब यहाँ पर बच्चे जो करते हैं पुराना पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में उनका क्या आता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, भाई करंट सोर्स के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालते तो क्या करते, 4 × 0/4 + 0 कितना आता, 0 आता ना। अब तुम सोचते कि इस पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, तो करंट तो 6 एम्पियर का था, 6 × 0 = 0। अब हम तुमसे पूछते कि ये तो बताओ कि जब तुम 0 वोल्टेज ले आए हो तो शॉर्ट सर्किट पाथ में करंट क्या होगा। तुम बोलते कि ये क्या पूछना है सर, ये तो 0/0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, समझ रहे हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, तुम लोग इस किस्म की गलती बहुत करते हो। करंट डिवाइडर रूल तभी लगेगा जब तीनों रेजिस्टेंसेस जितने भी हैं उनमें कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, नन ऑफ देम शुड बी 0, तभी वह अप्लाई होगा, समझ गए। और नहीं तो बेसिक किरचॉफ्स करंट लॉ तुम्हारी मदद करेगा। जब तुमको लगेगा कि अरे भाई 0/0 हो गया तो एकदम खामोशी से तुम आ जाओ कि 6 एम्पियर करंट ही तो इंटर कर रहा था, 6 एम्पियर करंट इंटर कर रहा था ना, और वोल्टेज जो तुम्हारा 4 ओम का रजिस्टर था उसके अक्रॉस 0 आ गया, तो 4 ओम का रजिस्टर तो 0 करंट लेगा। अब उस जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दो, 6 एम्पियर आ तो रहा है, 4 ओम वाला 0 ले रहा है, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा 6 एम्पियर शॉर्ट सर्किट में चला गया। अब याद करो डेफिनेशन शॉर्ट सर्किट का, V = 0 फॉर ऑल I, V = 0 फॉर ऑल I। तो इस किस्म के जो ट्रैप्स हैं ना बच्चों, उसका बहुत ध्यान रखा करो। बाद में भी इस किस्म की चीज़ आएंगी तो मैं तुमको धीरे धीरे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज जो मैंने डिस्कस किया तुम्हारे लिए वो यही डिस्कस किया
कि इक्विवेलेंस और आइडेंटिकल का क्या फ़र्क होता है, और ये ट्रैप भी तुमको समझा दिया। इसलिए एक बार फिर मैं तुमको ताकीद कर दूं, हमेशा जब सर्किट्स को सॉल्व करो, मैं मशीन हालांकि पढ़ाता हूं, लेकिन अब तुम लोगों का जो हाल देख रहा हूं तो उसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं और तुम लोग पूछ रहे हो, इसलिए मैं क्या करूं, बता रहा हूं। तो ध्यान रखना हमेशा कि इक्विवेलेंस हमेशा लोड के अक्रॉस होता है। इंटरनल साइड पे आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो इक्विवेलेंस नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए कि वो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है बच्चों, हम समझते हैं कि आज काफ़ी है इतना। आज से हम लोगों के रमज़ान की कार्रवाई शुरू हो गई बच्चों। कल पहला रोज़ा है और तुम लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हम लोगों का जो दिन शुरू होता है उसमें पहले रात आती है और तब दिन आता है। जैसे अभी मैं पहली रमज़ान की रात में बैठा हुआ हूँ, सुबह को अगर ये वीडियो कर रहा हूँ तो पहली रमज़ान की रात में हूँ, पहली रमज़ान शुरू हो चुकी है। उसके बाद फिर दिन आएगा तो पहली रमज़ान होगी। फिर जब आफ्तार का वक्त हो जाएगा, जो इवनिंग में सनसेट के बाद शुरू होता है, तो दूसरी तारीख शुरू हो जाएगी। सनसेट होते ही दूसरी तारीख शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों की जो स्पेशल नमाज वगैरह का ताल्लुक़ है वो शुरू हो जाती है आज ही से। तो आज मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे की नमाज़ पढ़ करके आ रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारी अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा थकान मेरे चेहरे पर तुम लोगों को महसूस नहीं होगी। दुआ करो कि ऐसे ही काम चलता रहे हम लोगों का। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। जो तुमने नोट किया है उसका ध्यान रखोगे और से देखोगे और कोशिश करोगे कि न सिर्फ खुद समझो बल्कि अपने दोस्तों को भी समझाओ और इसको जितना फैला सको उतना फैलाओ। ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड गुड लक।